क्या तुम जानते हो, ये था इंसानों का पहला ऐसा पागलपन भरा प्रयोग जिसमें उन्होंने एलियन जीनोमॉर्फ को कृत्रिम तरीके से पालने की कोशिश की थी। सबको पता था कि आम जीनोमॉर्फ का कोई सामान्य प्रजनन तंत्र नहीं होता, वो तो फेस हगर के जरिए इंसानों के शरीर में परजीवी बनकर ही जन्म लेते हैं। लेकिन इस बार साइंटिस्ट्स ने ठान लिया था कि वो एलियन के अंडों को सीधा लैब में ही विकसित करेंगे। सावधानी यहाँ सबसे जरूरी थी, क्योंकि भले ही ये भ्रूण अवस्था में थे, फिर भी ये जीव बेहद खतरनाक थे। अंडों पर एक खास ट्यूब लगाई गई थी ताकि अगर उनमें से कोई हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुरंत सक्शन सिस्टम उसे खींच ले। अब फेस हगर के अंडे का खोल बहुत मजबूत था। इलेक्ट्रिक सॉ से काटने में भी कई मिनट लग गए। जैसे ही अंदर की चमकदार दीवार पर हल्की सी कट लगी, भ्रूण की झलक नजर आने लगी। लेकिन तभी खतरे को महसूस करते ही वो लार्वा बेचैन होकर उछलने लगा और उसने एक अजीब सी अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। वैज्ञानिक, जो खुद साइबोर्ग ह्यूमन हाइब्रिड थे, उन्होंने बेहद सावधानी से अंडे को खोला। लेकिन तभी एक फेस हगर लार्वा समय से पहले ही बाहर निकल आया। उसे शांत करने के लिए इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर शुरू हुआ असली डिसेक्शन। उसके पेट का हिस्सा बहुत मुलायम था, लेकिन खून एसिडिक, यानी जरा सी गलती और सब खत्म। असल मकसद था उसके अंदर छिपे एलियन एम्ब्रियो को निकालना, एक कीड़े जैसी आकृति जो देखने में किसी मछली जैसी लग रही थी। उसे फिर दूसरी लैब में ह्यूमन लंग्स के एक टुकड़े के साथ रखा गया। सिर्फ 24 घंटे बाद वो एलियन लार्वा में बदल गया। उसका शरीर सांप जैसा, लेकिन चेहरे और पंजों में जीनोमॉर्फ की साफ झलक थी। इस साइज में तो वो काबू में था, पर अगर बड़ा हो जाए तो किसी के बस की बात नहीं। इसी बीच वड़ी, जो खुद एक सिंथेटिक ह्यूमन थी, उसने एलियन की साउंड वेव्स की नकल करके उनसे संवाद करना सीख लिया। और यहीं से कुछ अनोखा शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी आक्रामकता कई गुना बढ़ गई। लेकिन लैब का स्पेशल रीइंफोर्स ग्लास इतना मजबूत था कि वो किसी भी हालत में भाग नहीं सकता था। अब वड़ी सीधे उससे बात कर सकती थी और शायद पहली बार किसी इंसान और एलियन के बीच एक रिश्ता बनने लगा था। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वो एलियन जो अब तक वड़ी के कंट्रोल में था, कभी कभी गुस्सा भी दिखा देता था, लेकिन वड़ी को उस पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर बस थोड़ा धैर्य रखा जाए तो एक दिन वही एलियन पालतू की तरह शांत हो जाएगा। मगर दिक्कत ये थी कि उसकी ग्रोथ असामान्य रूप से तेज थी। कुछ ही घंटों में वो अपने पूरे एडल्ट साइज तक पहुंच गया। और इसी लैब में सिर्फ वही नहीं, कई और खतरनाक एलियन स्पीशीज भी थीं। एक थी आई क्रचर। वो जीव अपने शिकार की आंखें खाकर उसके पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेता था। वैज्ञानिकों ने उसे एक भेड़ के साथ पिंजरे में रखा और बस कुछ सेकंड में वो भेड़ की आंखें खाकर उसके शरीर पर कब्जा कर चुका था। अब वो भेड़ नहीं रही, एक जीवित लाश बन चुकी थी, जिसे अब एलियन दिमाग से कंट्रोल किया जा रहा था। लैब में सभी एलियन को खाना खिलाने का जिम्मा लेनी नाम की एक सिंथेटिक बीइंग का था। वो रोजाना सभी जीवों को फीड करता था। आई क्रचर को बस घास से पेट भरना होता था, क्योंकि उसका होस्ट यानी भेड़ वही खाती थी। लेकिन असली खतरा था जीनोमॉर्फ को खिलाने में, इसलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता। इसके अलावा वहाँ एक प्लांट लाइक एलियन भी था जो मांस खाता था, और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और स्टील पर जीती थी। जब लेनी उस वर्म को खाना देने गया तो फीडिंग चेम्बर का दरवाजा फंस गया। उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगाया और दरवाजा पूरा खुल गया। बस फिर क्या था, अंदर से सैकड़ों मेटल वर्म्स बाहर निकलने लगे। लेनी, जो कि खुद एक साइबोर्ग था, थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा शायद वो उसे पहचानते होंगे, आखिर रोज वही उन्हें खिलाता था। पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उनके कोरोसिव फ्लूइड ने उसके धातु शरीर को गलाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में लेनी का पूरा शरीर पिघलकर खत्म हो गया। एलियंस के लिए खाना बस खाना होता है, उनमें न दया होती है न पहचान। वही पास में बैठा आई क्रचर चुपचाप घास खा रहा था। उसकी ठंडी निगाहें उस पूरी घटना को देख रही थीं। दरअसल लैब में कैमरे लगे हुए थे और हेड साइंटिस्ट सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ एक ही नियम चलता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो नियम मशीनों पर भी लागू था। इधर दूसरी ओर जो सिंथेटिक ह्यूमंस पहले स्पेसशिप मिशन पर भेजे गए थे, उनमें धीरे धीरे मानसिक गड़बड़ियां दिखने लगीं। सबसे छोटी नील, उसने एक दिन कहा कि वो प्रेग्नेंट है। डॉग में ये सुनकर सन रह गई, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी में गर्भाशय होता ही नहीं। वे तो एनर्जी सेल्स पर चलते हैं, न उन्हें खाना चाहिए न हवा। फिर भी नील का दावा था कि उसके अंदर कुछ पल रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं से और रहस्यमय होने लगती है। नील ने कहा आई सेड नो, और अचानक गुस्से में उछलकर मैं का गला पकड़ लिया। ये पहली बार था जब किसी सिंथेटिक ने किसी इंसान पर हमला किया था। मैंने खुद को शांत रखा। उसने धीरे से अलार्म बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में गार्ड्स वहाँ पहुँच गए। नील के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बस बोली, गो टू योर रूम, टेल योर सुपीरियर वी हैव अ लेवल 3 इवेंट। लेकिन नील अकेली नहीं थी।
एक और सिंथेटिक थी जिसके गले में टेंगू कंपनी ने ट्रैकिंग चिप लगा रखा था। उन्होंने उसकी मां की जान की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो लैब से एक एलियन एग चुरा लाए। शुरू में एके ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वडी अपने भाई मिच के साथ है तो उसके अंदर ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। उसे लगा क्यों वडी को अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत है और उसे नहीं। आखिरकार एके ने वो खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया और यहीं से एलियन प्रयोगों की असली तबाही शुरू हुई। आए उस जगह पहुंचा जहां सिग्नल अचानक गायब हो गया था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एके से हो गई। टेंगू कंपनी ने उसके परिवार को धमकी दी थी कि अगर वो प्रयोगशाला से एलियन नहीं चुराएगा तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। असल में वो मिच को ढूंढने आया था, लेकिन मिच उस वक्त गश्त पर निकला हुआ था और एके को नजरअंदाज कर गया। अब एके को किसी तरह लैब का दरवाजा खोलना था। तभी आर्थर वहां आ गया। एलियन को बाहर ले जाने के लिए उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था ताकि फेस हगर उसमें घुस सके, लेकिन आर्थर को इसका अंदाजा नहीं था। वो सच में उन्हें अपना परिवार मानता था, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया। वो लन्नी की लाश बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोल ही रहा था कि उसी वक्त एके ने पास वाले इनक्यूबेटर का लॉक खोल दिया। आर्थर भारी सिंथेटिक शरीर को खींचने में जुटा था। उसे उम्मीद थी कि एके मदद करेगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक खुले हुए एलियन अंडे पर पड़ी। दिल की धड़कन तेज हो गई। पीछे से आवाज आई। वो भागने लगा, लेकिन दरवाजा पहले ही एके ने बंद कर दिया था। एके अपने परिवार को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए आर्थर की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आर्थर सब समझ गया। उसने फोन उठाया और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बात पूरी करने से पहले फेस हग अचानक उसके चेहरे पर छलांग लगा गया। के ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था। टेंगो कंपनी की मांग पूरी करनी थी, यानी एलियन को लैब से बाहर निकालना। वो एयर वेंटिलेशन पाइप का रास्ता अपनाता है जो सीधे बाहर जाता है, लेकिन गलती से उसने आयरन वर्म्स का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में कई कीड़े उड़ते हुए बाहर निकल आए। भले ही वे बाहर नहीं पहुंच पाए, फिर भी यह पूरी लैब के लिए एक बड़ी दुर्घटना बन गई। शायद यह सब जानबूझकर हुआ या फिर हेड की अपनी योजना थी। शटोंग कंपनी के मालिक को अभी तक कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर में एके ने आर्थर की लाश और एलियन को अपने कमरे में छुपा लिया। उसे एलियन की बायोलॉजी की पूरी समझ नहीं थी। भोलेपन में वह सोच रहा था कि होस्ट जिंदा रहेगा। उसने फेस हग के मुंह के हिस्से को खोलकर उसमें खाना डालने की कोशिश की, लेकिन एलियन को वह पोषक द्रव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे ही वह पूंछ से लिपटकर दबाव डालता है, सारा लिक्विड बाहर बह गया। फिर एके ने अपनी चालाकी दिखाते हुए गार्ड्स को चकमा देकर लिफ्ट तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया, लेकिन तभी करश, लैब का इंचार्ज, सामने आ गया। दो गो एलियन के साथ देखकर वह कुछ नहीं बोला। एके थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। उसे लगा करश शायद टेंगो कंपनी का आदमी है, लेकिन असल में वह पहले से सब जानता था। दोनों बच्चे एलियन को लेकर समंदर की तरफ बढ़े। इसी दौरान शटोंग कंपनी ने एक लेवल अलर्ट जारी कर दिया। गार्ड्स पास आ रहे थे तो दोनों घास में छिप गए। फिर उन्होंने देखा कि आर्थर की लाश गायब थी। वे डर गए, शायद कोई और जीव उसे घसीट कर ले गया था। इतने में घास हिली और एलियन का फेस हगमरा हुआ निकला, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। आर्थर जमीन पर पड़ा था। पहले तो सबको लगा कि वह जिंदा नहीं है, पर अचानक वह उठ बैठा। उसे कुछ भी याद नहीं था, न कि वह यहाँ क्यों आया और न ही कि फेस हगर ने उस पर हमला किया था। एके ने जल्दी से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि लैब में हंगामा हुआ है, सारे नॉन कम्बैट लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हो रहे हैं। आर्थर ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुँचे, आर्थर को अचानक कुछ याद आने लगा। शाओहे ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी आर्थर का सीना फटने लगा। भीतर कुछ हिल रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल एलियन का बच्चा बाहर निकल आया। सब डर गए। एके घबरा गया, क्योंकि यही वो एलियन था जिसे टेंगो कंपनी मांग रही थी, और अब वह भाग गया था। घबराहट में उसने शाओहे को साथ लिया और लाश खींचते हुए समुद्र किनारे पहुंचा। उसी वक्त टेंगो कंपनी का स्पेशल स्क्वाड द्वीप पर आ चुका था, क्योंकि शेंटो ने समझौते से इनकार कर दिया था। उन्होंने अब छापा मारने का फैसला कर लिया। एके सिर्फ लाश लेकर पहुंचा, जिससे मोरो निराश हो गया। असल में मोरो की योजना यह थी कि एके हंगामा करे ताकि टीम अंदर घुस सके। बच्चों के नकली आईडीज से वे लोग लैब के अंदर तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अंदर आए, गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। करश बाहर निकला। यह सब उसकी चाल थी। एक निकाले गए कर्मचारी का नाम लेकर उसने टेंगो कंपनी को फंसा लिया। साथ ही एक एलियन बच्चा भी हासिल कर लिया। कंपनी के लिए यह दोहरी जीत थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों कंपनियों की यह चालबाजी
पूरी धरती पर तबाही लाने वाली है। कहानी का समय 2120 साल में सेट है, यानी एलियन रोमलस की घटना से 2 साल पहले। एलियन नमूने सबसे पहले टेंगो कंपनी की एक डीप स्पेस जहाज से लाए गए थे। उनका मिशन 65 साल लंबा था, जिसका मतलब है कि वह 205 में रवाना हुए थे, जो प्रोमीथियस के भी 40 साल पहले था। अब धरती पर कोई देश नहीं बचे, सारी दुनिया 5 कंपनियों में बंट चुकी है। यह द्वीप शेंटोंग कंपनी के क्षेत्र में है, जो सिंथेटिक ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस ट्रांसफर वाले बनाती है, मगर तकनीक अधूरी है, इसलिए सिर्फ बच्चों की चेतना ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरी ओर टेंगो कंपनी साइबर एनहांस्ड ह्यूमंस बनाती है, जैसे कि जहाज का कप्तान मोरो, जो मशीन की तरह सोचता है, भावनाहीन और निर्दयी। आने वाले समय में संभव है कि बायोकेमिकल होम्स और सिंथेटिक बीइंग्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाए, और अगर एलियन धरती पर फैल गए तो यह सिर्फ फॉरेन स्पीशीज नहीं रहेंगे, बल्कि मानवता के अंत की शुरुआत बनेंगे। तो दोस्तों, यही कहानी थी। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।